हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम बात करेंगे बीए द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो जिनका प्रश्न पत्र है उन्नत पोषण एवं मानव विकास। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक प्रश्नों के साथ जिससे कि आपके मॉडल पेपर में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। और आने वाले जो आपके 3 मेजर और एक इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं उसमें से आपको सारे जिनका जिनका सब्जेक्ट मैचिंग करता है उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगी आज की। और आज की वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा प्रश्न सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएँ एक बार फिर से आप लोग एक बार फिर से ज़रूर देखिए वीडियो को और अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ यानी क्लास की तरफ कि आज की क्लास में कौन सा प्रश्न आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बीए द्वितीय वर्ष थर्ड सेमेस्टर गृह विज्ञान प्रश्न पत्र आपका है उन्नत पोषण एवं मानव विकास। टाइम आपका 3 घंटे का है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी खंड आ सभी प्रश्न अनिवार्य हैं जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 50 शब्दों में लिखना है। पहले का फर्स्ट प्रश्न आपका है संतुलित आहार की परिभाषा दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और आज के इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। जरूर देखिए वीडियो अंत तक क्योंकि आज के हर प्रश्न का कुछ मूल तत्व तो अलग ही होगा जिससे कि आपके पेपर में बहुत ही लाभदायक होगा और अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर लेंगे। तो बात करेंगे संतुलित आहार की परिभाषा दीजिए। प्रश्न का फर्स्ट है, इसमें आंसर में आप लोग को लिखना है कि संतुलित आहार वह आहार होता है। संतुलित का मतलब होता है स्वस्थ, यानी कि बात करें तो उन्नत पोषण आहार जिसे हम बोलते हैं। संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें हमें पौष्टिक तत्व व्यक्ति विशेष की शारीरिक मांग, आयु, वजन एवं क्रियाशीलता अवस्था आदि के अनुसार उचित मात्रा एवं अनुपात में मौजूद होता है। संतुलित का मैंने अभी आपको बताया जिससे पौष्टिक भी होता है, पौष्टिक आहार जिसे हम बोलते हैं। संतुलित आहार उसी जैसे आपका आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके उसमें पाया जाता है संतुलित आहार के अंतर्गत। अब इसमें लिखना होगा कि वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर के निर्माणक तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूर्ण करता है, क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। इसी को हम संतुलित आहार कहते हैं। उसके बाद में फिर आपका सेकंड प्रश्न आता है पोषक तत्व। पोषक तत्व किसे कहते हैं? पोषक तत्व के बारे में लिखेंगे आप लोग हेडिंग डाल के कि भोजन के अंदर विद्यमान हुए सभी तत्व जो हमारे शरीर निर्माण यानी ऊर्जा उत्पादन तथा शारीरिक रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हो, क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं। पहला आपका आता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा और चौथा विटामिन्स, पांचवा खनिज लवण और छठा आपका जल। ये आपके 6 जो पोषक तत्व हैं ये आपके संतुलित आहार और पोषक के बारे में आपको यहाँ पे मूल तत्व माने जाते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है थर्ड प्रश्न, तीसरा नंबर आपका आता है कि आहार नियोजन। आहार नियोजन किसे कहते हैं? आहार नियोजन का अर्थ है कि उपलब्ध सामग्री के द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की रुचि और अभिरुचियों का ध्यान रखते हुए उनके लिए संतुलित तथा पारिवारिक बजट के अनुकूल भोजन का नियोजन करना। तो ये आपका आयोजन यानी कि आहार नियोजन का मूल परिभाषा होता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि परिभाषा अगर आप लोगों को अच्छे से आती है तो आपको समझ में भी आ जाता है कि इसका मूल आहार यानी कि मूल तत्व क्या होता है। यानी कि रुचि और अभिरुचियों को ध्यान रखते हुए उनके संतुलित तथा पारिवारिक बजट के अनुकूल ही भोजन का हम नियोजन करते हैं। तो यही होता है आहार नियोजन। उसके बाद में फिर आपका आता है कैलोरी की परिभाषा। कैलोरी की परिभाषा चौथा प्रश्न है। अब कैलोरी का मतलब होता है दोस्तों 1 किलोग्राम पानी का ताप यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने की आवश्यकता ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। जो 1 किलोग्राम पानी का ताप होता है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम कैलोरी कहते हैं। कैलोरी को किलो कैलोरी भी कहते हैं तथा इसे हम सी या KCl से हम प्रदर्शित करते हैं। सी से या KC
KCAL, इसे हम KCL से प्रदर्शित करते हैं। तो ये होता है कैलोरी की परिभाषा। उसके बाद फिर आपका आता है 5वां प्रश्न, मानव विकास की परिभाषा। मानव विकास की परिभाषा क्या है? मानव के विकास के रूप में किस चीज़ को हम इंडेफिनिट मानते हैं, डेफिनिट मानते हैं, तो ये चीज़ें आपको मानव विकास की परिभाषा के अंतर्गत ही मिलेगा। मानव विकास की परिभाषा में लिखेंगे आंसर डाल के कि हरलाक ने मानव विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल इसमें परिवर्तनों को वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। तो ये होती है मानव विकास की परिभाषा। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 6वां प्रश्न है सेक्शन ए का। इसमें है आपका मानव विकास का क्षेत्र। मानव विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं? आंसर में लिखेंगे मानव विकास के विभिन्न क्षेत्र इस प्रकार हैं, यानी कि निम्न प्रकार से मिलेंगे आपको। इसमें लिखेंगे पहला आपका आता है शारीरिक विकास, पहला आपका आएगा शारीरिक विकास। दूसरा आता है मानसिक विकास। फिर तीसरा आपका आता है इसमें सामाजिक विकास। और चौथा आपका आता है संवेगात्मक विकास। पांचवा क्रियात्मक विकास। और छठवां आपका आता है भाषा का विकास। और सातवां फिर आपका आएगा नैतिक विकास। आठवां संज्ञानात्मक विकास। और आठवां आपका आएगा व्यक्तित्व विकास। फिर आता है नेक्स्ट आपका सृजनात्मक विकास। और फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका खेल का विकास। फिर आपका आएगा स्मृति का विकास 12वां नंबर। और 13वां नंबर कल्पना शक्ति का विकास। और 14वां नंबर आपका रुचि का विकास। और सबसे जो 15वां नंबर है इसमें आपका आता है आत्म का विकास। तो ये आपके होते हैं मानव विकास के क्षेत्र। अगर ये आपके अंदर के गुण मिलते हैं तो ये मानव विकास के मुख्य रूप से गुणात्मक और जो अभिलवात्मक होते हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न 7वां नंबर कि क्रियात्मक विकास किसे कहते हैं। क्रियात्मक विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्रियात्मक विकास को चालक विकास या गत्यात्मक विकास भी कहते हैं। चालक विकास का मतलब होता है गति, जो होता है गति करने वाला विकास। मतलब अगर कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसका जवाब तुरंत, मतलब पूछने से पहले ही वो प्रश्न का आंसर आप अगर दे देते हैं तो इसी को हम कहते हैं गत्यात्मक विकास या चालक विकास। जैसे आपका आता है कि क्रियात्मक विकास के अंतर्गत हाथ, पैर एवं शरीर के अन्य भागों की मांसपेशियों का समन्वय, गति एवं उनके शक्ति निहित होती है। हरलाक जी के अनुसार कहा गया है कि क्रियात्मक विकास का तात्पर्य मांसपेशियों की उन गतिविधियों के नियंत्रण से है जो जन्म के समय तथा जन्म के बाद निरर्थक एवं अनिश्चित होती हैं। तो ये होता है क्रियात्मक विकास, यानी कि किस तरीके से आपका ऊर्जा होता है, कैसे कैसे आप कार्य करते हैं। कुछ लोग का हाथ पैर जल्दी यानी कि बुढ़ापे तक भी चलता है और कुछ लोग बैठक ही पहले लेते हैं, यानी कि 60 साल के उम्र तक। तो ये होता है क्रियात्मक विकास के अंतर्गत। तो ये आपको देखने को मिलता है। कुछ लोग बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, कुछ लोग किसी भी चीज़ से ग्रसित हो जाते हैं, तो ये क्रियात्मक विकास हो जाता है और वो अपंग के रूप में कार्य हो जाते हैं। तो क्रियात्मक विकास का मतलब होता है फिट। तो इसका क्रियात्मक विकास का मूल रूप ये हुआ। उसका फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है फेटल एल्कोहल सिंड्रोम किसे कहते हैं। फेटल एल्कोहल सिंड्रोम हम किसे कहते हैं। इसमें आपका आता है फेटल एल्कोहल सिंड्रोम में कि जो महिलाएं गर्भावस्था में एल्कोहल का सेवन करती हैं उनके बच्चों में फेटल एल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है, जिससे बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इसे हम फेटल एल्कोहल सिंड्रोम कहते हैं। उसका फिर आपका आता है 9वां प्रश्न कि पूर्वशालेय यानी कि पूर्वशालेय अवस्था में पोषण। पूर्वशालेय अवस्था में पोषण, इसमें लिखना होगा आपको, हेडिंग में डालेंगे, बढ़िया से अच्छे से लिखना होगा। सारी चीज़ें मैं आपको लिखने का भी तरीका बताते हैं इसी में, और आपको किस तरीके से करना है तो ये चीज़ें आपको यहीं पे। उसका फिर आपका आता है पूर्वशालेय में, हेडिंग डालेंगे आप लोग पूर्वशालेय अवस्था में पोषण। इसमें लिखना होगा आपको कि देश की समृद्धि की बुनियाद शिशु एवं बालक की स्वस्थता पर टिकी हुई है, अतः पूर्वशालेय बालकों को पोषण की दृष्टि से देखना यानी कि आवश्यक है। इस अवस्था में प्राप्त पोषण तथा अन्य परिस्थितियों
उनकी भविष्य निर्माणक होती हैं। पूर्वशालेय अवस्था बालक के विकास एवं वृद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। शैशवावस्था के उपरांत पूर्व प्राथमिक बच्चे का स्वास्थ्य एवं उचित विकास पोषण पर ही निर्भर होता है। उचित पोषण से तात्पर्य समस्त भोज्य तत्वों की निर्धारित मात्रा से है और पौष्टिक तत्वों का मात्र भोज्य पदार्थों की विशिष्ट मात्रा से प्राप्त करनी पड़ती है, अन्यथा बालकों में रोग का संक्रमण होना एवं वृद्धि विकास में कमी दिखाई पड़ना, चेहरे पर उत्साह और तेज न रहना आदि इन समस्याओं में उत्पन्न करता है। तो ये होता है पूर्व शालेय अवस्था में पोषण किस तरीके से करना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद फिर 10वां नंबर आता है कि संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास किससे कहते हैं? अब संवेगात्मक विकास में लिखना होगा कि नवजात शिशु संसार में असहाय एवं शक्तिहीन प्राणी के रूप में जन्म लेता है। उनको अपनी सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु अपने माता पिता पर निर्भर रहना पड़ता है और इस अवस्था में भी बालकों के सुंदर कुछ संवेगों का प्रादुर्भाव हो जाता है, जैसे क्रोध, भय और प्रेम। शैशवावस्था में बालक अपनी ईर्ष्या की भावना को रोकर, हाथ पैर पटककर, बाल खींचकर तथा कपड़े फाड़कर जमीन पर लौटकर प्रदर्शित करता है, लेकिन बाल्यावस्था में वह बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करके अथवा रोकर इसको व्यक्त करता है और किशोरावस्था में ईर्ष्या की भावना कभी कभी प्रतिशोध में भी बदल जाता है। देखिए मैकडूगल स्टाउट जी के अनुसार कहा गया है कि अन्य मनोवैज्ञानिक जी के अनुसार कहा है कि संवेग में क्रियात्मक वृत्ति रहती है। भाव जब संवेग का रूप धारण कर लेती है तो उनका वेग व्यक्तियों के क्रियाओं में भी अव्यक्त होने लगता है। तो ये होता है आपका संवेगात्मक विकास के अंतर्गत। संवेगात्मक विकास जैसे जैसे इनकी विकास बढ़ता है किशोर शैशवावस्था से बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में, और उसके बाद में फिर आपका जैसे जैसे आगे हमारे शरीर प्रोग्रेस करते हैं, अनेक अवस्था में हम जाते हैं, तो उसी तरीके से इनकी जो ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, उसके बाद में फिर प्रेम की भावना होती है, तो वो जागृत होती जाती है। तो ये संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है। उसका फिर आपका आता है सेक्शन बी, यानी कि सेक्शन ए के हमने आपको सारे प्रश्न क्लियर किया। इसमें आपको 10 प्रश्न थे, 10 के 10 आपको लिखने हैं और अच्छे से आपको लिखना होता है इसी तरीके से। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल मिलता रहे, क्योंकि आपको ये ना रहे कि आपको कितने टाइम से आप वेट कर रहे हैं वीडियो का, तो इससे आपको बिल्कुल ध्यान से हटा देना चाहिए। फिर आपका आता है खंडवा। खंडवा में केवल 5 प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का आपको 200 शब्दों में आंसर लिखना है। दूसरा आपका आता है कि आहार आयोजन के लाभ बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी आपका, यानी आहार आयोजन के लाभ कौन कौन से हैं, इसके लाभ। आहार आयोजन के प्रमुख लाभ अग्रलिखित यानी कि निम्नलिखित है। पहला आपका इसमें लिखेंगे, दूसरे का प्रश्न है आपका कि आहार आयोजन द्वारा परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता के साथ साथ उनकी रुचि का भी ध्यान रखना होता है। भोजन के रंग रूप, स्वाद और पकाने के विधियों में विभिन्नता उत्पन्न करके परिवार के सदस्यों की भूख बढ़ती है तथा भोजन बहुत स्वादिष्ट हो जाता है, जिसमें वह रुचिपूर्वक ग्रहण किया जाता है। तो ये आहार के मुख्य लाभ हैं। दूसरा आपका आता है कि आहार आयोजन द्वारा किसी व्यक्ति, परिवार अथवा संस्था की आवश्यकता के अनुरूप आहार दिया जाता है और उनकी उचित पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव होती है। आहार नियोजन के द्वारा व्यक्ति की पसंद और आदत के अनुरूप भी आहार दिया जाता है। उसका फिर तीसरा नंबर आता है कि आहार आयोजन द्वारा धन का भी सदुपयोग किया जाना संभव है। निम्न एवं मध्यम वर्गों के परिवार में आहार आयोजन द्वारा पौष्टिक व सस्ते आहार शामिल किए जा सकते हैं। फिर चौथा आता है आपका आहार आयोजन द्वारा समय की भी सदुपयोग किया जा सकता है। उसके बाद में फिर आपको लिखना है कि प्रत्येक समय के भोजन के समय यह सोचना नहीं पड़ता कि किस समय व्यक्ति के लिए क्या बनाना है, जिसमें व्यर्थ के मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है तथा आयोजन द्वारा समय का भी बचत होती है। फिर 5वां नंबर आपका आता है कि आहार आयोजन करने से तीनों आहार जैसे संतुलित एवं व्यवस्थित किया जा सकते हैं।
अन्यथा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक आहार तो बहुत अधिक या अधिक खा लिया जाता है और दूसरा आहार बिल्कुल उपेक्षित कर दिया जाता है। तो ये आपके जो आपके तीनों आहार हैं वो मुख्य रूप से ग्रहण करने चाहिए। फिर छठवां नंबर आता है आपका, इसमें लिखना होगा आपको छठवें नंबर में कि आहार आयोजन द्वारा कार्य का सरलीकरण किया जा सकता है। पूर्ण रूप से योजना बनाने से एक ओर तो शक्ति की बचत होती है तो दूसरी ओर कम समय से अधिक कार्य होना संभव होता है। फिर सातवां नंबर आपका आता है कि आहार आयोजन का विभिन्न रोगों में बहुत अधिक महत्व है। यदि रोग के अनुसार आहार का आयोजन नहीं किया जाए तो एक तो रोगी के रोग में तीव्रता उत्पन्न हो जाती है और दूसरी ओर रोगी तत्काल स्वस्थ लाभ नहीं कर पाता है। अतः रोग के अनुसार ही आहार का आयोजन करना आवश्यक एवं लाभप्रद है। तो ये आपके आहार आयोजन से लाभ के बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद फिर आपका है तीसरा प्रश्न कि RDA यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के बारे में बताया। कि रिकमेंडेड कि RDA के बारे में आपको यहाँ पे, RDA का मतलब क्या होता है? RDA का मतलब होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। इसके बारे में आपको यहाँ पे बताएंगे अभी हम। दोस्तों RDA का मतलब होता है कि पोषक तत्व की उपयुक्त मात्रा जो आपके बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। कभी कभी RDA को हम रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक भी कहा जाता है। यहाँ RDA और बच्चों के लिए उपयुक्त संतुलित आहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। पहला आपका आता है कि RDA ICMR द्वारा तय किया जाता है। RDA ICMR द्वारा तय किया जाता है कि भारत में RDA इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन हैदराबाद द्वारा तय किया जाता है कि RDA की मान्यताएं हर देश में अलग अलग हो सकती हैं। भारत में ICMR द्वारा शिशु, छोटे बच्चों और युवाओं के लिए उपयुक्त RDA निर्धारित किया जाता है। ICMR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च इन हैदराबाद। ICMR का मतलब ये होता है कि इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, ICMR द्वारा ये निर्धारित होता है। फिर दूसरा नंबर आपका आता है RDA हर व्यक्ति, हेडिंग डालेंगे कि RDA हर एक व्यक्ति के लिए उसकी गतिविधि के हिसाब से अलग अलग होता है। शिशुओं के लिए RDA तय करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है। इनमें गतिविधि स्तर, खाने की परंपराएं, आहार पद्धतियां, सुरक्षा के लिए मार्जिन आदि शामिल है। फिर तीसरा आता है संतुलित आहार में RDA प्राप्त किया जा सकता है। यह हेडिंग होगा आपका, इसमें लिखना होगा कि RDA प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे के खाने में दालें, फल, सब्जियां, दूध से बनी चीज़ें, चिकन, मछली, तेल और फैट्स ज़रूर शामिल करें। चौथा आपका आता है कि बच्चों का RDA कैसे होता है कि प्रति किलो शरीर का वजन युवाओं के RDA से ज़्यादा हो सकता है। कैसे हो सकता है कि एक बच्चा युवा के मुकाबले तेज़ी से बड़ा होता है, इसलिए प्रति किलो शरीर के वजन के हिसाब से बच्चों को कुछ पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में हो सकते हैं। उसके बाद फिर पाँचवा नंबर आता है दोस्तों आपका कि बच्चों को पोषक तत्वों से भरपूर खाने की ज़रूरत होती है। यानी कि इसमें लिखना होगा कि बच्चों के पेट छोटे होते हैं लेकिन उनकी कैलोरी की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हें अपने आइडियल न्यूट्रिशन इंटेक तथा पहुंचने के लिए, यानी कि आइडियल न्यूट्रिशनल इंटेक तक पहुंचने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर खाने की ज़रूरत होती है। छठा नंबर आता है आपका बच्चों के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देश, किस तरीके से आपको अपने बच्चों के लिए निर्देश जारी करना चाहिए। छोटे बच्चों को रोज़ यानी कि 1060 कैलोरीज की आवश्यकता होती है, जिसमें फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और विटामिन होने चाहिए। ये आपको अपने बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। यानी कि 1060 कैलोरी की ज़रूरत होती है छोटे बच्चों के लिए। तो इसमें आपका मुख्य रूप से क्या मिलता है? फैट्स मिल गया, दूसरा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तीसरा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है और चौथा आपका मिनरल्स, उसका नाम फिर विटामिन जैसे फल, फ्रूट्स वगैरह ये सारी चीज़ें। तो आपका दूसरा प्रश्न था
ये है कि RDNA की रिकमेंड डायरेक्टरी काउंसिल्स के बारे में, तो ये आपको हमने बता दिया। चौथा प्रश्न आता है आपका फिर, मानव विकास के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। इसके विषय क्षेत्र किस प्रकार से है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। इसमें लिख रहा हूँ कि मानव विकास का विषय क्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित का अध्ययन किया जाता है। पहला आपका आता है इसमें कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं को अध्ययन, पहला जिनकी मानव विकास की जो विभिन्न अवस्था है उसको अध्ययन करना चाहिए। दूसरा आता है कि मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना चाहिए। तीसरा आता है आपका कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले तथ्यों का अध्ययन। फिर चौथा नंबर आपका आता है कि मानव की विभिन्न असामान्यताओं की अध्ययन। मुख्य रूप से आपको ये देखने को अध्ययन करने की ज़रूरत होती है, इसके विषय क्षेत्र यही हैं। फिर पाँचवा नंबर आपका आता है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मूल सिद्धांतों को अध्ययन करने की ज़रूरत होती है। छठा नंबर, मानव को व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अध्ययन की ज़रूरत होती है, यानी कि उनकी भिन्नताएं किस तरीके से होती हैं, ये चीज़ें आपको ज़रूर पढ़ना है। सातवां नंबर, मानव के व्यक्तित्व का मूल्यांकन, तो ये सारे आपके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है पाँचवा प्रश्न कि नैतिकता के आधारित, लेकिन नैतिकता के निर्धारक तत्वों को बताइए। नैतिकता के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं ये आपको यहाँ पे हम बताएंगे। उसके बाद फिर आपका आता है प्रश्न नंबर 5 नंबर 18वां कि नैतिकता के निर्धारक तत्वों को बताइए। इसमें लिखना होगा कि किसी भी व्यक्ति की नैतिकता को निर्धारण दो बातों से होता है। पहला तो बौद्धिक पक्ष आता है और दूसरा भावात्मक पक्ष। बौद्धिक पक्ष में आपको मिलता है कि व्यक्ति को उचित अनुचित और सही गलत का ज्ञान होना परम आवश्यक है, यानी कि जो बौद्धिक पक्ष होता है उसको गलत और सही यानी उचित और अनुचित इसका ज्ञान होना ज़रूरी है। जब कोई व्यक्ति यही नहीं पहचानता कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं, तब वह जो स्वयं उचित समझता है करता है, ऐसे में कभी कभी अनैतिक कार्यों की भी और भी अग्रसर होते हैं। दूसरा आता है भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष में आपको आता है कि उचित तथा अनुचित का ज्ञान होना भी काफ़ी नहीं है। व्यक्ति स्वयं अपने मन में यह भाव उत्पन्न करे कि वह सदैव सही कार्य करेगा और गलत कार्यों से दूर रहेगा। जैसे व्यक्ति यह जानता है कि झूठ बोलना गलत है किंतु फिर भी स्वार्थवश झूठ बोलता है, तो यह उसकी नैतिकता ही नहीं कहलाएगी। अतः नैतिकता के अंतर्गत सही व गलत को जानना तथा जीवन में उसका अनुपालन करना दोनों क्रियाएं आती हैं। तो ये नैतिकता के निर्धारक तत्व होते हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है छठा प्रश्न, यानी कि पांचवा प्रश्न हमने आपको बता दिया। छठा प्रश्न आता है कि भोजन के क्या कार्य हैं। भोजन के कार्य के बारे में हम आपको यहाँ पे बताएंगे। बहुत ही बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, भोजन के कार्य। इसमें आपको लिखना होगा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सेक्शन बी का सबसे लास्ट प्रश्न भी है। इसमें होगा आपका भोजन के कार्य, हेडिंग डालेंगे आप भोजन के कार्य। भोजन के कार्यों में से हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला आता है आपका शारीरिक कार्य। भोजन के शारीरिक कार्यों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन सा? पहला ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा नए तंतुओं का निर्माण करना, उनकी टूट फूट की मरम्मत करना, और तीसरा आता है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की विकास करना। तो ये 3 आपके आते हैं शारीरिक कार्य के अंतर्गत। उसके बाद में फिर आपका आता है, फिर आप लिखेंगे ऊर्जा प्रदान करना आता है, जो इसके शारीरिक कार्य हैं। इसमें कैसे वो लिखा है आपको लिखना होगा, ऊर्जा प्रदान करना हेडिंग। ऊर्जा शारीरिक की अनिवार्य आवश्यकता है। भिन्न भिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में ऊर्जा आवश्यकता पड़ती है। जो कठोर शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को सामान्य क्लर्क जो कुर्सी पर बैठकर काम करता है व्यक्ति की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। भोजन द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा शरीर की ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालन करती है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख तथा कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन की ज़रूरत होती है।
फिर बा नंबर आता है आपका नए तंतुओं का निर्माण करना व उनकी टूट फूट की मरम्मत करना। इसमें लिखना होगा कि कोशिका यानी सेल हमारे शरीर की न्यूनतम इकाई है और इन कोशिकाओं का निर्माण प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। जन्म से प्रौढ़ावस्था के शरीर के विकास एवं क्रियाशीलता में अनेक कोशिकाओं एवं ऊतकों का ह्रास होता है। इनके स्थान पर नए ऊतकों का निर्माण करके व उनकी टूट फूट की मरम्मत की कार्य भी प्रोटीन द्वारा किया जाता है। शरीर निर्माण में सहायक प्रमुख जो तत्व प्रोटीन है वो खनिज पदार्थ तथा जल है। फास्फेट दांतों एवं हड्डियों के साथ निर्माण में योगदान करते हैं। लोहा लाल रक्त कणों यानी कि आरबीसी जिसे कहते हैं में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। और हीमोग्लोबिन यानी हीम भाग लोहा जिसे कहते हैं, हीम का मतलब होता है लोहा और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन संयुक्त, यानी जो संयुक्त का मतलब होता है दोनों रूप से जुड़े होना, संयुक्त का मतलब होता है एक दूसरे से, यानी हीमोग्लोबिन का अर्थ होता है लोहा और प्रोटीन, हीम धन ग्लोबिन जिसे हम संयुक्त रूप में जोड़ते हैं। यानी यह हीमोग्लोबिन रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन की जीवित कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जहां कार्बोहाइड्रेट और वसा के कार्बन एवं हाइड्रोजन तत्वों से रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह ऊर्जा शरीर के विभिन्न भागों के कार्यों में संचालन करती है। भोजन में आयोडीन तत्व की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि जो थायराइड ग्रंथि होती है इसकी पूर्ण विकास नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप शारीरिक एवं मानसिक विकास में कुप्रभावित होती है। प्रोटीन एवं खनिज पदार्थों के अतिरिक्त शरीर निर्माण के तत्वों पर जल का भी प्रमुख भूमिका होती है। एक प्रकार से जल हमारे जीवन की अनिवार्यता है और उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं एवं ऊतकों में पाया जाता है और हमारे शरीर में लगभग 60% जल पाया जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है ये आप लोग नोट में लिख सकते हैं आप लोग कि हमारे शरीर में कितने परसेंट जल पाया जाता है, तो 60% जल पाया जाता है। विभिन्न कोशिकीय द्रवों के निर्माण में जल का महत्वपूर्ण स्थान है जो शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। जल की प्राप्ति का प्रमुख साधन पेय पदार्थ है, किंतु इनके अतिरिक्त रसीले फल सब्जियों आदि से भी प्राप्त किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। इसमें लिखना होगा कि शरीर के विकास एवं उसकी क्रियाशीलता को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा जनित तत्वों तथा निर्माण तत्वों के साथ सुरक्षात्मक तत्वों की भी आवश्यकता पड़ती है। भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले या सुरक्षात्मक तत्व हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तथा अंगों को सुचारू रूप से कार्य संचालन में सहायता पहुंचाते हैं। इन तत्वों के असंतुलन से शरीर का विकास क्या होता है, प्रभावित होता है और व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित हो जाता है। तो ये आता है शरीर रोग में प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना, यानी कि शारीरिक कार्य के अंतर्गत ये आप कहते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कार्य आता है, इसमें लिखना होगा, हेडिंग डालेंगे कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने विभिन्न अनुसंधानों के आधार पर सिद्ध किया है कि भोजन केवल क्षुधा शांत करने तथा शरीर के पोषण का ही कार्य नहीं करता, अपितु यह व्यक्ति की अनुभूतियों को व्यक्त करने का एक उत्तम साधन भी है। एक गृहिणी के द्वारा उत्तम तरीके से पकाए जाने के बाद भोजन को किसी अतिथि के सम्मुख कलात्मक रूप से प्रस्तुत करना, जहां उस गृहिणी की आत्मिक सुख पहुंचाता है, वहीं उसके स्वस्थ मनोवृत्ति एवं भावनाओं को प्रदर्शन भी करता है। किसी व्यक्ति के भोजन के लिए किसी व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाना भोजन व्यक्ति के मानसिक तत्वों को कम करता है। अनेक बार घर परिवार की बहुत सी समस्याओं को निदान खाने के समय सब लोग के मिल बैठने के कारण ही संभव हो पाता है। फिर तीसरा आपका आता है सामाजिक कार्य। मानव एक सामाजिक प्राणी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि सामाजिक प्राणी इनमें से कौन सा होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिनके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं पेपर में, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है, उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको मैं बीच बीच में इनके लिए प्रश्न भी अवेलेबल कर देता हूँ। और समझने की बात यह है कि इनको टॉपिक पकड़ना है कि कौन सा टॉपिक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब जिस तरह एक परिवार की रचना कुछ सदस्यों द्वारा होती है, ठीक उसी प्रकार समाज की रचना परिवारों व कुटुंबों के द्वारा होती है। व्यक्ति आपस में
भावनाओं को आदान प्रदान करके अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की बनाए रखता है। इस आदान प्रदान की एक माध्यम भोजन भी है, जिसके द्वारा व्यक्ति प्रेम, मित्रता, सहयोग आदि की भावना प्रदर्शित करता है। तो ये आते हैं भोजन के कार्य के रूप में। तो ये इसके मुख्य कार्य थे। उसके बाद फिर आपका आता है खंड सा। खंड सा में आपको केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 50 शब्दों 5 शब्दों में देना है। 7वां प्रश्न आपका आता है कि पूरक आहार क्या होता है? पूरक आहार देने की विधि बताइए। 8वां प्रश्न आता है कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं? इसकी अवस्थाओं को बताइए या वर्णन कीजिए। 9वां नंबर आता है कि प्रौढ़ावस्था में विभिन्न अवस्थाओं में समायोजन का वर्णन कीजिए। फिर 10वां प्रश्न आता है कि मादक पदार्थों के उपयोग के दुष्प्रभाव की चर्चा कीजिए, यानी कि उसके बारे में बताइए कि क्या गलत है क्या सही है। तो ये सारे प्रश्न आपको मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपके 2-2 प्रश्न होंगे और ये लॉन्ग आंसर के अंतर्गत आएगा, जिससे कि आपको मॉडल पेपर में बहुत ही आसानी होगा सॉल्व करने में और अच्छे से समझने में भी, जिससे कि आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। तो इसी के साथ अगली वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से उपस्थित होंगे और कुछ नया सिखाने का प्रयास करेंगे। इसी का धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।